हमारे देश के लोगों ने बहुत साल ब्रिटिशर्स के अंडर काम किया और उन्हें पहचाना कि कैसा हमारा देश होना चाहिए। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, चौधरी भजनलाल, चौधरी देवीलाल, जो भी ये कहते हैं, जो भी ये करते हैं, वो लोग बहुत सीरियसली सुनते हैं एंड मानते हैं। बिकॉज प्राइम मिनिस्टर के पास बेटा जिसने डीमोनेटाइजेशन कर दी, रातों रात नोटबंदी कर दी, ही हैज दैट पावर, ही इज मोर पावरफुल देन अ प्रेसिडेंट। सबके पास अधिकार होगा, फ्रीडम होगी कुछ भी करने की। क्लास 9 की एसएसटी किससे आसान लगती है? आई नो 9th की एसएसटी, बीइंग अ टीचर मैं बता रही हूं, 9th की एसएसटी क्लास 10th की एसएसटी से थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन ऐसा क्या है जो आप लोग नहीं कर सकते? हर मुश्किल काम तो आप लोग कर ही लेते हो, तो एसएसटी का भी काम हो जाएगा। लेकिन उस एक मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए क्लास 9th के बच्चों के लिए स्पेशली मैं लेके आ रही हूं ऐसे सेशंस जहां आपको कोई और किताब या कोई और मटेरियल की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। For example, this session will be totally devoted to civics. Complete political science, that is civics, के सारे chapters, what is democracy, why democracy, constitutional design, electoral politics, working of institutions, democratic rights, सारे के सारे chapters आज इसी क्लास में आप समझेंगे, करेंगे और उसके questions बना लेंगे। देखिए बच्चों, अब एक एक चैप्टर को समझाने के लिए तो वन शॉट्स ऑलरेडी साइंस एंड फन एजुकेशन यानी कि इसी चैनल पे अवेलेबल है। अब आपको जरूरत है क्वेश्चन आंसर्स की, दैट इज रिवीजन की, और वो रिवीजन होगी एमसीक्यूज यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ इस सेशन में। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन जिसमें पूरी कंप्लीट सिविक्स हम आज सीख के समझ के जाएंगे। जल्दी से मैम को कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस कर दो कि आज हम पूरी सिविक्स करके जाएंगे रिवाइज। चलिए बच्चों, सबसे पहले शुरुआत करेंगे हमारे सबसे चहेते, सबसे नन्हे से चैप्टर से, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, दैट इज योर चैप्टर नंबर 1। बच्चों चैप्टर में हमने पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, है ना भाई, मेक्सिको, चाइना के केसेस पढ़े और साथ ही साथ हमने पढ़ा डेमोक्रेसी के फीचर्स, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी एंड आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब उसी के रिगार्डिंग इस चैप्टर से सवाल आते हैं और बहुत ही प्यारे, बहुत ही इजी और बहुत ही स्कोरिंग सवाल आते हैं। लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे जाने से पहले आपको इन सवालों के जवाब मुझे कमेंट्स में साथ साथ देने हैं, ठीक है? सभी बच्चे कमेंट्स में आंसर करेंगे। सबसे पहला सवाल है, हु लेड द मिलिट्री कूप इन पाकिस्तान इन अक्टूबर 1999? किसने पाकिस्तान में ये जो मिलिट्री कूप था उसने चलाया? कौन था वो? हु लेड, किसने लीड किया? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे पहले कमेंट सेक्शन में और फिर मैच करेंगे कि क्या आपने भी जनरल परवेज मुशर्रफ लिखा है तो सही है। अच्छा, अगला है, हु सेड डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल? किसने कहा डेमोक्रेसी लोगों की है, लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा बनाई गई है? अब्राहम लिंकन, JF कैनेडी, जॉर्ज बुश या सद्दाम हुसैन? किसने ये बात कही बच्चों? जल्दी से कमेंट्स में बताएंगे। यस, इट्स अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट इज द रूलिंग डैश एंड सम ऑफ द स्मॉल एलाइज। एलाइज का मतलब होता है उनसे जुड़ने वाली पार्टीज। आर द ओनली पार्टीज अलाउड इन सीरिया? कौन सी पार्टी अलाउड थी सीरिया में? याद कीजिए, इसके ऊपर एक पिक्चर बेस्ड भी है। मुझे बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं मैम पिक्चर बेस्ड, मैंने कुछ पिक्चर बेस्ड इसमें कवर किए हैं इस सेशन में, ठीक है जी, कुछ पिक्चर बेस्ड भी कवर्ड है इस सेशन में। यस, वेरी गुड। तो इट वाज बाथ पार्टी, याद कर लीजिए जिसका गलत है, बाथ पार्टी। अब यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी हुई है आपको बतानी। रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल डिसीजंस। जनरल मुशर्रफ डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री। क्या इनमें से एक बात सही है, दो बात सही है, दोनों बातें गलत है, एक बात गलत है? क्या है? दोनों सही है, क्या है? तो बच्चों जैसे कि हम देख पा रहे हैं, रूलर्स इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा, वही डिसीजंस लेते हैं, ये बात तो ट्रू है, ये बात तो ट्रू है। लेकिन जनरल मुशर्रफ ने अपने आप को चीफ जस्टिस किया था? नहीं, उसने तो अपने आप को सीधा मिलिट्री डिक्टेटर घोषित किया था। तो 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है? इसके बाद ये रहा बच्चों, एक पिक्चर बेस्ड है दोनों ये सवाल। ये पिक्चर क्या दिखा रही है? आइडेंटिफाई द कंट्री विच इज रिलेटेड टू द गिवन कार्टून। इस कार्टून में कौन सी कंट्री दर्शाई जा रही है?
हर एक पिक्चर बेस को करने के लिए यू नीड टू रीड द सेंटेंस गिवन अबव बिलो साइड में जो भी उस पिक्चर के दिया होता है वहीं से एमसीक्यू बनता है, वहीं से, ठीक है ना। चलिए तो एट लास्ट वन मैन वन वोट, तो ये कौन सी है? दिस पिक्चर इज फ्रॉम द कंट्री इराक। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द कंट्री विच इज रिलेटेड टू द गिवन कार्टून। अगेन यहाँ पे कंट्री बतानी है। ये पिक्चर के ऊपर पिंक कलर के टेक्स्ट में लिखी हुई है कंट्री का नाम, और कंट्री कौन सी है बच्चों? कंट्री कौन सी है बच्चों? ब्राजील। ये ब्राजील की बात की गई है जहां ये बताया गया है कि डिक्टेटर कैसे अपना असली चेहरा छुपाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी से ऑब्जेक्टिव थे। अब हम चलेंगे एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझते हुए, जिसमें आपका पूरा चैप्टर ही कवर हो जाएगा। सबसे पहले आपको बताया गया है, पूछा गया है, इलेक्शंस जो इंडिया में होते हैं वो मेक्सिको से डिफरेंट कैसे हैं? मेक्सिको से डिफरेंट, आजा मेक्सिको चलिए, वही वाला मेक्सिको। So both the countries have multi-party system. Firstly, India and Mexico both have multi-party system. Multi-party system क्या होता है? जहां multiple parties elect की जाती हैं. In case of India, political parties in power often lose elections, whereas in case of Mexico, PRI, who will tell me the full form of PRI in the comment box? अब तक यार ये वाला चैप्टर तो आता होना चाहिए। So it's Institutional Revolutionary Party. तो बच्चों PRI did not lose a single election from past 70 years. From 1930 ये एक भी इलेक्शन नहीं जीती, लेकिन इंडिया में तो इलेक्शंस हारती है गवर्नमेंट। इलेक्शंस इन इंडिया आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years और वहां पे होते हैं आफ्टर 6 years। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर्क अंडर द इलेक्शन कमीशन, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इलेक्शंस को देख रही हो। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं मेक्सिको और इंडिया में। सिर्फ मेक्सिको का आ जाए तो आपको मेक्सिको वाले पार्ट्स के ही सिर्फ सेंटेंसेस लिखने हैं। Why was every election won by the party called PRI इन मेक्सिको? अरे मैंने एडिट किया था। मेक्सिको, क्यों हर बार मेक्सिको में पीआरआई ही जीतती है बच्चों? क्यों जीतती है? एवरी इलेक्शन वन बाय द पार्टी पीआरआई इन मेक्सिको, क्योंकि अंटिल 2000 हर एक इलेक्शन जो था वो पीआरआई ही जीत रही थी। इसकी प्रेजेंस जो है वो ओपोजिशन पार्टी को कंटेस्ट करने ही नहीं देती इलेक्शंस। पीआरआई बहुत डर्टी ट्रिक्स यूज करती है इलेक्शंस जीतने के लिए। पोलिंग बूथ को इधर उधर कर देना, पेरेंट्स को डांटना या उनको धमकाना कि हम आपके बच्चे को फेल कर देंगे। तो बहुत डर्टी ट्रिक्स यूज की जाती थी बाय पीआरआई। नाउ इलेक्शंस इन चाइना डू नॉट रिप्रेजेंट पीपल्स वर्डिक्ट, यानी कि चाइना में जो भी इलेक्शंस होते हैं वो लोगों के रिस्पेक्ट से नहीं होते। बच्चों इलेक्शंस क्या होते हैं? जिसमें लोग अपने पार्टिसिपेट करें, बट चाइना में लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। बताइए कैसे? सो चाइना में इलेक्शंस हर 5 साल बाद होते हैं, जस्ट लाइक इंडिया। इंडिया की तरह एवरी 5 years बाद वहां पे इलेक्शंस होते हैं। इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट का नाम है क्वांगवाओ रेनमेन दाएबोई धाउई, दैट इज, इसको हम प्यार से बोलते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस। 1 मार्क करा सकता है ना। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, तो यही पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। इट हैज नियरली 3000 मेंबर्स पूरे चाइना से। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, कुछ आर्मी ने इलेक्ट किए हुए हैं, कुछ लोगों ने। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, इकलौती पार्टी है बेटा। मैं आपको ये बता दूं, चाइना में है 1 पार्टी सिस्टम। यहां पे एक ही पार्टी है बच्चों, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जो हर बार इलेक्शन में खड़ी होती है और जीतती है, क्योंकि दूसरों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। 1 पार्टी सिस्टम है, वहां पे कोई चॉइस नहीं है। ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, या फिर उसके अंदर जो आती हैं 8 पार्टीज, वही अलाउड है टू कंटेस्ट इलेक्शंस। मतलब कि उसी पार्टी, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी जीत रही है, कभी मोदी जी आ गए तो कभी कोई और रिप्रेजेंटेटिव आ गया, लेकिन जीत कमल ही रहा है, दैट इज बीजेपी। सो द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, तो हमेशा सरकार कौन बनाएगी? कम्युनिस्ट पार्टी बनाएगी। क्लियर है? सॉर्टेड है एकदम, ठीक है। चलिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, इजी है और आ भी जाता है एग्जाम में। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में हर एक सिटीजन के पास 1 वोट 1 वैल्यू रहती है, लेकिन यहाँ पे तो सिटीजन्स के पास राइट टू वोट ही नहीं रहता। इलेक्शंस जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पे होते हैं, यहाँ पे तो इलेक्शंस होते ही नहीं है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है, और यहाँ पे कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट नहीं
किए जाते। तो यहाँ फीचर्स और उसके अपोजिशन में लिख देंगे। यहाँ टोटल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक का मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है बच्चों। एग्जाम में अगर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी आ जाए तो आप एक्सप्लेन करेंगे और साथ में एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना देंगे तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है प्रेजेंटेशन वाइज। तो क्या क्या है, फाइनल डिसीजन किसके हाथ में होती है, जिसको लोगों ने इलेक्ट किया है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू होती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट मेकिंग। साथ ही साथ गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिखे हुए होते हैं। तो ये सारे फीचर्स भी हैं डेमोक्रेसी के। अगला आता है 5 आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, यानी कि थोड़ी सी अच्छाई करनी है डेमोक्रेसी की और थोड़ी सी बुराई करनी है। तो अच्छाई क्या क्या है बच्चों, अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है बच्चों, लोगों की नीड्स को सुनती है, प्रोसेस करती है और रिप्लाई करती है, यानी कि जो जो प्रॉब्लम्स उसके देश के लोग फेस कर रहे हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है। क्वालिटी डिसीजन मेकिंग अच्छा होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों से कंसल्ट किया जाता है। आई नो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, तो वो उसके डीमेरिट में आएगा, लेकिन मेरिट में क्या आएगा, क्वालिटी डिसीजन मेकिंग। प्रोवाइड्स मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स, यानी कि कोई अगर लड़ाइयां होंगी तो उसको सॉर्ट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स मेंटेन करता है, क्योंकि इंसान के पास लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, तो उसके पास अपनी सेल्फ डिग्निटी होती है। करेक्ट आर मिस्टेक्स, अगर कोई गलती से गलत लॉ इंप्लीमेंट हो जाए, लागू हो जाए, तो उसको करेक्ट करने के भी पूरे मेथड्स होते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गए पॉजिटिव्स। एग्जाम में एक ना एक पॉजिटिव को भी एक्सप्लेन करना आ सकता है। एक्सप्लेन हाउ डेमोक्रेसी कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीजिंग द डिग्निटी ऑफ अ पर्सन। तो एक ना एक फीचर भी आ सकता है सिर्फ एक्सप्लेन करना, ये भी मैं बता दूं। अगेंस्ट डेमोक्रेसी, अगेंस्ट डेमोक्रेसी क्या है, लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। देखो मैम क्या कर रही है यहाँ पे आपके लिए, अंडरलाइन। तो आप भी क्या करोगे, या तो आप हेडिंग्स बनाओगे या फिर आप अंडरलाइनिंग का प्रोसेस अपनाओगे। हाईलाइटिंग करने से जो चेकर होता है उसकी नजर सीधा वही जाती है जहां आपको दिखानी है, वो इधर उधर की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, एरर्स को इग्नोर कर देता है। सो ऑलवेज यू हैव टू डू हाईलाइटिंग। हाईलाइटिंग आपके पेपर को ब्यूटीफुल बनाता है, प्रेजेंटेबल बनाता है, और चेकर के लिए, वो आंखों के लिए एक रिलैक्सेशन प्रोसेस होता है। अच्छा यही पढ़ना है, ठीक है यार, जल्दी जल्दी पेपर चेक करते हैं और आपकी मिस्टेक्स भी इग्नोर हो जाती हैं, आपके मार्क्स बेटर आते हैं। पॉलिटिकल कंपटीशन है बच्चों, जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, पैसे खिलाना, ब्राइब करना, तो कोई स्कोप ऑफ मोरालिटी नहीं है। कंसल्टिंग मोर पीपल लीड्स टू डिलेज। बेटा डिले इन डिसीजन मेकिंग होता है, मैंने बताया अभी बहुत सारे लोगों से हम क्या करते हैं, कंसल्ट करते हैं, जिससे क्या होगा, डिले इन डिसीजन मेकिंग होगा। इट लीड्स टू करप्शन, बच्चों करप्शन होती है, पैसे खिलाने पड़ते हैं। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम। तो कई लोगों को तो सही गलत पता भी नहीं होता, बस वो वोट देख के दे आते हैं लोगों की इन्फ्लुएंस में आके। क्लियर है ये क्वेश्चन, क्लियर है मैम। पीपीटी कहाँ मिलेगी, पीपीटी मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आपको। चलिए, जिम्बाब्वे को डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि जिम्बाब्वे में क्या है बच्चों, सेम पार्टी रूलिंग। वहां पे जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे की जानू नहीं है, जानू बाबू सोना जानू नहीं है, जानू पीएफ है। जानू पीएफ जो लीड की जाती है रॉबर्ट मुगाबे के द्वारा, यही पार्टी जीतती रहती है। अनफेयर इलेक्शंस होते हैं बच्चों यहाँ पे। पहली बात तो रेगुलर होने के बावजूद हमेशा यही पार्टी जीतती है, क्योंकि कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बार बार संविधान में चेंजेस लाए जाते हैं जो गवर्नमेंट को ज्यादा पावर्स दे देते हैं, जिसकी वजह से ये लोगों के ऊपर काफी हावी रहती है। हेडिंग्स बनाई हुई है, साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। सप्रेशन ऑफ ओपोजिशन, ओपोजिशन पार्टीज को सप्रेस करना, यानी कि कोई भी ओपोजिशन पार्टी अगर इनके बारे में बोलती है तो उनकी मीटिंग्स को डिस्टर्ब कर देते हैं, इनको हटा देते हैं। राइट टू फ्रीडम मिसिंग, कोई भी इंसान को बोलने का अधिकार नहीं है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो मीडिया हो, मीडिया को भी कंट्रोल किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि कोई भी है ही नहीं ना बच्चों, कोई भी है ही नहीं जो क्या देखे, फाइनल जजमेंट ले, देखे अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके प्रति लॉ निकाले, कोई है ही नहीं वो करने वाला। ठीक है बच्चा, चलिए, तो ये था आपका व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव। आई होप आपको ये वाला चैप्टर तो समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे हमारे सेकंड चैप्टर की तरफ, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। दिस इज योर चैप्टर नंबर 2। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में हमने पढ़ा संविधान के बारे में, संवैधानिक तौर तरीकों के बारे में, कैसे संविधान बना, किसने बनाया, कब बना, कब इंप्लीमेंट हुआ, कौन कौन थे इसके अंदर, क्यों जरूरी है संविधान, ये सारी बातें हमने इस चैप्टर में पढ़ी। तो कुछ टॉप क्वेश्चंस मैं इसके लेके आई हूं बच्चों। मैं ना एक आपको रियलिटी चेक दे देती हूँ 2 मिनट पहले।
बच्चों जब आपका एग्जाम होता है 9th क्लास, देखो 10th क्लास में मैं एकदम छाती ठोक के बोलती हूँ कि यार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ये इससे बाहर नहीं आएगा। वाई आई नेवर से दिस इन 9th क्लास? जो बोल रहा है वो पता नहीं क्यों बोल रहा है, कोई अधिकार नहीं है उनको ये बात बोलने का, क्योंकि 9th क्लास में हर स्कूल का अलग पैटर्न, हर स्कूल की अलग टीचर, हर स्कूल का अलग पेपर बनाने वाला, हर स्कूल का अलग पेपर चेक करने वाला, हर स्कूल में अलग कॉपी में इंपॉर्टेंट बताने वाला, हर स्कूल में सिलेबस भी चेंज करने वाले लोग। 10th में सब कुछ सिमिलर होता है। आप 10th में आओ तो सही, फिर देखो यहाँ पे जलवा, साइंस एंड फन के टीचर्स आपको कहां से कहां ले जाएंगे। 9th में ये मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, मैं बच्चों के मॉक टेस्ट जो हो रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर्स, उसमें सब में आए हुए, लेकिन फिर भी एक डर रहता है कि यार हो सकता है कि आपका इससे अलग भी आ जाए, क्योंकि आपके एग्जाम में, आपके स्कूल में कॉपी में कुछ अलग ना करा रहे हो। तो पढ़ना सब है, लेकिन ये सब बहुत अच्छे से करोगे तो आपको चैप्टर भी समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन आंसर्स भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है बच्चा, चलिए आइए सबसे पहला सवाल बता दीजिए, ऑटोबायोग्राफी बता दीजिए, नेल्सन मंडेला जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, इनकी किताब का नाम क्या है, बता दीजिए। कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम वॉज हिज बुक। Which party fought the liberation movement in South Africa? साउथ अफ्रीका में कौन सी पार्टी ने लड़ा towards the liberation, towards the freedom of the country? Was it Labour Party? Was it Baath Party? Was it African National Congress? Was it Indian National Congress? Yes, it was ANC, African National Congress. Mention the name of main leader of South Africa who opposed apartheid. Apartheid को किसने अपोज किया? अपार्थीड सिस्टम को किसने अपोज किया? Yes बच्चों, वो is that was Nelson Mandela. In which year Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India? हमारे संविधान के लिए कौन से साल में कॉन्स्टिट्यूशन में ये ड्राफ्ट किया गया था हमारा संविधान, बताइए। हाँ जी बच्चों, 1928 में ड्राफ्ट किया गया था। मैं आपको बता दूं, नवंबर 1949 में ये बन गया था, जनवरी 1950 में ये इंप्लीमेंट हुआ था, लागू 1950 में हुआ था। In which magazine महात्मा गांधी wrote his expectations from the constitution? कौन सी मैगजीन में इन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशंस दर्शाई संविधान के लिए? Was it युगेंतर? Was it poverty and un-British rule in India? वंदे मातरम या यंग इंडिया? बड़ा ऑब्वियस आंसर है, इट इज यंग इंडिया। ओके ओके, चलिए बच्चों, अब आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाते हैं कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों ये लोगों में एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट लेके आता है एंड कोऑर्डिनेशन लेके आता है, क्योंकि सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। जब सब मिलकर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे तो एक ट्रस्ट बिल्ड होगा और एक कोऑर्डिनेशन आएगी, राइट। ये बताता है कि कैसे गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी लोगों को, यानी कि गवर्नमेंट के लिए भी सेट ऑफ रूल्स है। ये हमें बताता है कि राइट्स क्या है सिटीजन्स के, क्या परफॉर्म किए जाएंगे। ये स्पेसिफाई करता है कि किसके लिए पावर, किसके पास कितनी पावर्स है जो डिसीजन लेगा। ये एक्सप्रेस करता है लोगों की एस्पिरेशंस कि एक सोसाइटी कैसे बनाई जाएगी। संविधान लिमिट्स भी लेके आता है गवर्नमेंट के लिए। ये नहीं है ना कोई पार्टी अगर लीडर बन गई, लाइक कोई मेंबर अगर लीडर बन गया है तो वो एक डिक्टेटर है, नहीं, उसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है दैट he or she has to abide with. So these are some of the need of constitution. Please take screenshot, PPT भी ले लेना, of course PPT भी ले लेना। मैं आपको बता देती हूँ, PPT को आप टेलीग्राम पे जाके अगर आप लेट देख रहे हैं तो सर्च कर लीजिए, क्लास 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्लास 9th कंप्लीट सिविक्स, ऐसे करके मिल जाएगी आपको। तो भैया डिग्री ऑफ ट्रस्ट, पीछे पीछे बोलो, मेरे पीछे पीछे बोलो तभी याद होंगी। फर्स्ट डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन, डिग्री ऑफ, बोलो, मम्मी को लगे क्या हो गया मेरे बच्चे को, पीछे बोलो। डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन specifies how the government works, what are the rights of the citizens, powers given to take decisions, aspirations of people to create a good society, limits the power of the ruling government. Okay? Now,
एक्सप्लेन द अपार्थीड एंड व्हाट वर इट्स इम्प्लीकेशंस। अपार्थीड सिस्टम क्या था बच्चों? अपार्थीड सिस्टम एक ऐसा फिनोमिना था जिसके अंदर एक्सट्रीम पावर्स थी, किसके प्रति? व्हाइट्स के प्रति। नेम ऑफ अ सिस्टम, नेम ऑफ, बीएफ नहीं, ऑफ, जो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करता था। दैट इज साउथ अफ्रीका इज द नेशन ऑफ ब्लैक्स, स्टिल ब्लैक्स वर सप्रेसिव एंड द व्हाइट्स वर ऑप्रेसिव अबव देम, वो उनको सप्रेस करते थे, एंड व्हाइट्स बल्कि माइनॉरिटी होने के बावजूद ऑप्रेसिव थे। व्हाइट यूरोपियंस इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका। व्हाइट रूलर्स नॉन व्हाइट्स को इंफीरियर की तरह समझते थे। इंफीरियर मतलब होता सस्ता, एकदम यूं। नॉन व्हाइट्स डू नॉट हैव राइट टू वोट, उनको राइट टू वोट नहीं था अपनी कंट्री में बच्चों। दे वर फॉरबिडन टू लिव इन व्हाइट एरियाज, व्हाइट एरियाज बनाए गए थे जिसके अंदर इनको रहना और घुसना भी अलाउड नहीं था। काम नहीं कर सकते थे वो बिना परमिट के। ट्रेन, बसेस, हॉस्पिटल, स्कूल्स, सिनेमाज, पब्लिक प्लेसेस एंड पब्लिक टॉयलेट्स भी सेपरेट थे। और इस प्रोसेस को बोलते हैं सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं? सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि पब्लिक एरियाज यूज ना किए दिए जाने जाए, जो भी बोलते हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, दैट इज ब्लैक्स को नहीं करने दे रहे हैं यहाँ पे। विद रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आंसर द फॉलोइंग। संविधान के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कब ये पास हुआ था। तो हमारा संविधान पास हो गया था 26 नवंबर 1949 में। व्हेन वाज इट इनफोर्स? ये इनफोर्स किया गया था 26 जनवरी 1950 में। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि 1930 की बात है बच्चों। जवाहरलाल नेहरू जी ने, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में थे, उन्होंने ऐलान किया 26 जनवरी को एज इंडिपेंडेंस डे, यानी कि पूर्ण स्वराज, कि हम लोग फ्री हो गए हैं। लेकिन लोगों ने इनका सहयोग नहीं दिया। लोगों ने कहा कि अरे ऐसे कैसे मान ले हम, अभी तो ब्रिटिशर्स हमारे देश में हैं। तो वहां से उनकी डिसरिस्पेक्ट सी थोड़ी सी लगी, जिसकी वजह से उनको दोबारा रिस्पेक्ट देने के लिए इन्होंने डेट क्या चूज करी? 26 जनवरी, यानी कि हमारा रिपब्लिक डे। In December 1929, the Congress, why was this date chosen? तो देखिए ये बताया हुआ है सारा। अच्छा, मुझे पता नहीं था, अगला सवाल यही है। बट पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया था 1930 में, जो कि इंडिपेंडेंस डे की तरह मनाया जाने वाला था। लेकिन हमारे लीडर्स को उसमें इतनी पहचान नहीं मिली, तो 26 जनवरी को चूज किया गया टू इन्फोर्स, हमारे संविधान को लागू करने के लिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट तो हम लोग 15 अगस्त को हो गए थे। ठीक है बच्चा, चलिए। मेजर फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान को बनाने में किस किस चीज ने मदद की? क्या आप जानते हैं हमारे देश में संविधान बनाने के लिए सबसे पहले टॉरी गवर्नमेंट, ब्रिटिशर्स की, जो कि आपके सर जॉन साइमन जी थे, वो आए थे बनाने। और उस पूरी कमेटी में एक भी इंडियन नहीं था। हमारे देश का संविधान बनाने के लिए सारे गोरे लोग आए थे। तो हमारे देश के लोगों ने अपोज किया उनको, गो बैक साइमन के नारे लगा के, आप क्लास 10th में इसके बारे में पढ़ेंगे। और तब जाके उनका संविधान नहीं हमने चूज किया और हमारा संविधान हमने बनाना शुरू किया। बच्चों, नेशनल मूवमेंट, हमारे नेशनल मूवमेंट्स की वजह से, स्ट्रगल की वजह से, फॉरेन रूल की वजह से हमने ये देखा कि हमारे सोसाइटी में जरूरत है संविधान की। लीडर्स जैसे कि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे और लीडर्स ने हमारे संविधान को बनाने में काफी मदद की। 1928 में इन्होंने हमारे संविधान को ड्राफ्ट करना शुरू किया। British rule, the familiarity with political institutions of colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design. There is a difference. Constitutional design is different. Institutional design is different. Institutional design is the more simpler form of संविधान के rules. That is, वो एक ऐसी किताब है जिसके अंदर जो rules and regulations है वो हमारे लिए हैं, that is, हम लोग समझ पाए। संविधान में सारे आर्टिकल्स, सारे लॉ का बंदा ही समझ सकता है, सारे वैसे टर्म्स यूज किए गए हैं। इंस्टीट्यूशनल डिजाइन इज अ सिंपलर फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। British rule and legislative institutions, the experience gained by Indians in the working of legislative institutions. हमारे देश के लोगों ने बहुत साल ब्रिटिशर्स के अंडर काम किया और उन्हें पहचाना कि कैसा हमारा देश होना चाहिए। वर्ल्ड इवेंट और रेवोल्यूशंस, बहुत सारे हमारे लीडर्स ने इंस्पायर हुए ये एक्चुअली फ्रेंच रेवोल्यूशन से, प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ब्रिटेन से, बिल ऑफ राइट्स यूएसए से। तो इसीलिए हमारे जो संविधान है उसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंटर्स लिए गए अलग अलग पार्ट्स ऑफ कंट्री से। ठीक है बच्चा, Why should we accept? Yes, क्वेश्चन कहता है हम लोग ऐसा संविधान क्यों माने हम लोग ऐसा संविधान जो पिछले 60 सालों से भी पहले से बना हुआ है, जो कि पिछले 60 सालों से भी पहले का बना हुआ है। हम ऐसे संविधान को क्यों माने? तो बच्चों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अ गैलेक्सी ऑफ इंडियंस। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। There was no universal adult franchisee at that time. क्या होती है यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी?
राइट टू वोट अबव 18, तब नहीं था जब ये बना. So it was elected mainly by the members of the existing provincial legislatures. तो किसने बनाया, मतलब सारे experienced leaders ने बनाया. This ensured a fair geographical share of members from all the regions of the country. इसीलिए पूरे देश के अलग अलग कोनों से जो भी members थे सबने अपनी POVs डाले, point of views. The assembly was dominated by Indian National Congress, but with leaders having different opinions. In social terms too, the assembly representative members from different language groups, तो अलग अलग caste, religion, occupation, tribes से लोग आए, उन्होंने अपने point of views रखे and उसके according संविधान को draft किया गया. Elected members. Drafting of the document called the Constituent was done by an assembly of elected representatives called Constituent Assembly. तो proper एक assembly बनाई गई बच्चों, जिसमें लोगों ने members ने ही contribute किया, उसमें leaders बने, उसमें workers बने, उसमें members बने. Working pattern of the assembly. जो Constituent Assembly होगी वो एक systematic, open और consensual का मतलब होता है लोगों से consult करके बनाई जाएगी. First, some basic principles were decided and agreed upon. Then a drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar, he was the chairman, prepared draft constitution for discussion. Several rounds of through discussions took place on the draft of constitution clause by clause. एक clause लिखने में कितना समय लगता था बच्चों, you won't believe, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसा एक संविधान बनाओगे जो लोग आगे तक फॉलो करें, राइट, आगे तक फॉलो करें. चलिए बच्चों, 5 वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सोवरेन है बच्चों, प्रियम्बल के बताने हैं. सोवरेन का मतलब क्या होता है, कोई भी बाहर की मिलिट्री या मेजॉरिटी हमारे देश पे आके राज नहीं कर सकती है. सोशलिस्ट का मतलब होता है सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए जहां रूल्स, एसेट्स, लाइबिलिटी सभी इक्वली डिवाइडेड हो, इसे ही कहते हैं सोशलिस्ट. सेक्युलर का मतलब होता है हमारे संविधान के अकॉर्डिंग हमारे देश के लोगों में ऐसी फ्रीडम है कि वो कोई भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, कोई भी रिलीजन अपना सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं. रिपब्लिक का मतलब होता है हमारे स्टेट ऑफ हेड जो होता है वो हेरिडेटरी नहीं होता, बल्कि वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है. लिबर्टी यानी कि फ्रीडम, हर एक सिटीजन के पास फ्रीडम है टू एक्सप्रेस, टू स्पीक एनीथिंग. इक्वालिटी, हर एक इंसान लॉ के आगे बराबर है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा. फ्रेटर्निटी, हर एक इंसान अपने आप को भाईचारा बहनचारा से ही देश में रखेगा ताकि यूनिटी मेंटेन रहे. जस्टिस, हर एक इंसान को ऐसी जस्टिस मिलेगी, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस करेगा इन द आईज ऑफ लॉज. So these are some of the pointers. 9-10 थे, बट यहाँ पे 8 मैंने दिए हैं. If you want to take screenshot, you can. This is one of the important because कोई भी 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, वो मेंशन करेंगे, वो वाले एक्सप्लेन करने आ सकते हैं. That's it. And this was our second chapter, constitutional design. Now let's move to our third chapter, electoral politics. टाइम स्टैम्प डालते रहना भाई तुम लोग. अब एमसीक्यू के लिए तैयार हैं आप लोग. इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. इलेक्टोरल पॉलिटिक्स थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, थोड़ा सा लंबा चैप्टर था, जिसके अंदर हमने इलेक्शंस को कैसे करते हैं, कैसे अपॉइंट किया जाता है, इलेक्शन कमीशन के रोल क्या है, सारी बातें हमने पढ़ी. बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर से, फिर भी मैंने कोशिश की है कुछ टॉप क्वेश्चंस लेके आने की. आई होप दीज क्वेश्चंस विल हेल्प एंड आई विश तुम्हारा इसी में से पेपर बन जाए, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं. बच्चों प्लीज इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर करना, भला करना उनका भी, कि सब बच्चे ये सेशन जरूर देखें ताकि दे विल फील कॉन्फिडेंट, दे विल फील मोर कॉन्फिडेंट. एंड आगे भी आपको लेक्चर्स इसमें ज्योग्राफी, इको, हिस्ट्री सब मिलते रहेंगे. डोंट वरी, सब मिलेगा. ओके, सो हु हैड फॉर्म्ड द लोक दल पार्टी इन हरियाणा. हरियाणा में लोक दल पार्टी किसने बनाई थी? सबसे पहले ऑफिस में रेंडम वगैरह तरीके से शुरू हुआ था ना चैप्टर, तो किसने बनाई थी? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, चौधरी भजनलाल, चौधरी देवीलाल. Yes, it was Chaudhary Devilal. Who is responsible for the free and fair elections in India? कौन देखता है इलेक्शंस? इलेक्शन कमीशन, चीफ जस्टिस, लोकसभा स्पीकर या फिर वाइस प्रेसिडेंट? इलेक्शंस कौन देखेगा? ऑब्वियस सी बात है ना, इलेक्शन कमीशन. Who had given the slogan गरीबी हटाओ? गरीबी हटाओ का स्लोगन किसने दिया था बच्चों? जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में, जल्दी से, फटाफट से बताओ. इंदिरा गांधी जी ने दिया था, गरीबी हटाओ, देश बचाओ, गरीबी हटाओ. Which political party had given the slogan Save Democracy? अब Save Democracy किस पार्टी ने स्लोगन बताया था? इस चैप्टर से थोड़े थोड़े स्लोगन्स आ जाते हैं बच्चों.
समाजवादी, बहुजन, जनता, जनता पार्टी. हाउ मेनी सीट्स आर अनरिजर्व्ड इन द लोकसभा? अनरिजर्व्ड कितनी है बताओ भाई. अनरिजर्व्ड कितनी है? 412 वर अनरिजर्व्ड. ओके, वैसे टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज 543. नाउ यहां पे आपको स्टेटमेंट बताने हैं और करेक्ट स्टेट बताना है. लोकदल पार्टी कंटेस्टेड इलेक्शन. न्याय युद्ध मूवमेंट वाज लॉन्च. देवीलाल वाज द हेड ऑफ. यार ये तो आंसर पीछे दे दिया. आप देखो ना, आपने पीछे दिया है ना चौधरी देवीलाल, वो कहाँ के थे आपने देखा? हरियाणा के. तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो गया? हरियाणा हो गया. ठीक है, जब आपको रीडिंग टाइम मिलता है तो केस बेस जरूर पढ़ लिया करो, क्योंकि उसमें से भी कुछ एमसीक्यूज के आंसर निकल जाते हैं. ठीक है. चलो जी, क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं. मेंशन एनी 3 प्रोविजंस ऑफ अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन्स. 3 कंडीशंस बता दीजिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इलेक्शंस. नो पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शंस. भगवान का दर इस्तेमाल नहीं करेंगे आप वोट गेन करने के लिए. यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शंस अलाउड नहीं है. Once elections are announced, ministers कोई भी फाउंडेशन वादे नहीं करेंगे कि हम यहाँ मॉल बनाएंगे, हम यहाँ हेलीकॉप्टर चलाएंगे. कोई बड़े बड़े वादे प्रोजेक्ट्स के नहीं कर सकते जब इलेक्शंस अनाउंस कर दिए गए हो. इलेक्शन कैंपेन क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो बच्चों, इलेक्शन कैंपेन क्या होता है? पॉलिटिकल कैंपेन और इलेक्शन कैंपेन ऑर्गेनाइज किया जाता है लोगों का सहयोग गेन करने के लिए. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अपनी वो प्रोटेस्ट करेंगे, इधर उधर जाएंगे, नारे लगाएंगे, तो लोगों का सहयोग बटोरेंगे. इलेक्शन कैंपेन प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू नो अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज. इनकी फिलॉसफीज, इनके क्राइटेरियाज को समझने का हमें मौका मिलता है. इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू द पॉलिटिकल पार्टीज टू मेक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वोटर्स. जब हम कैंपेन्स करते हैं तो वोटर्स के साथ मिलने जुलने का मौका मिलता है थ्रू रैलीज. During this period, the candidates contact their voters. Political leaders address election meetings और अपनी अपनी बातें लोगों के सामने रखते हैं. हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसे करेंगे, तभी तो लोग चुनेंगे बच्चों. This is also the period when newspapers and television news are full of election-related stories and debates. ये ऐसा ही समय होता है बच्चों जब सब कुछ इलेक्शंस के ऊपर चल रहा होता है. बच्चों फिर से मैं आपको बता रही हूँ, इलेक्शन कैंपेन्स के फायदे क्या हैं. सबसे पहले तो क्या होता है, ये एक पॉलिटिकल रैली होती है जो चलाई जाती है टू गेन वोटर सपोर्ट. क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इलेक्टर्स के लिए भी लोगों को समझना, वोटर्स के लिए भी इलेक्टर्स को समझना. अपनी पॉलिसीज को सामने रखेंगे तो चूज करने में आसानी होगी. साथ ही साथ इस समय वोटर्स को इलेक्ट किया जाता, वोटर्स को कंसल्ट किया जाता है और अपनी फिलॉसफीज, क्राइटेरियाज बताए जाते हैं. 5 कंडीशंस फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. Easy yet scoring. सबसे पहला, 1 vote 1 value. हर एक इंसान in the eyes of laws is बराबर apart from his color, gender, caste, religion, anything. सबके पास एक वोट होगा और हर एक वोट की एक वैल्यू होगी. मल्टीपल चॉइसेस. हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हमें चॉइस चाहिए, तो मल्टीपल पॉलिटिकल लीडर्स से चॉइस प्रोवाइड करी जानी चाहिए. चॉइस एट रेगुलर इंटरवल. ये चॉइस कुछ सालों में बार बार मिलती रहनी चाहिए. जैसे हमें हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं. ऑल शुड हैव इक्वल चांस ऑफ विनिंग. ऐसा नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो काफी रिच है, काफी वेल्दी है, काफी वेल नोन है, बस वही जीती जा रही है. हर एक के पास फेयर चांस होना चाहिए. साथ ही साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर. ऐसा नहीं है आप जा रहे हो वोट करने के लिए, आप 10 रुपए टेक रहे हो तब कर रहे हो. नहीं, वोट देना सबके लिए फ्री होना चाहिए, तभी तो इलेक्शंस जो होंगे वो लोग देने, वोट कास्ट करने आएंगे. और फेयर होने चाहिए कि जो भी रिजल्ट्स निकाले जा रहे हैं वो बिल्कुल फेयर मैनर में हो. व्हाट इज एन इलेक्शन? तो इलेक्शन इज अ contest between different political parties in order to get people support. ठीक है, ये एक ऐसी दौड़ है बच्चों जिसके अंदर इलेक्टर्स भागते हैं और लोग उनको चुनते हैं कि कौन जीता. यहां लोगों के हाथ में सारा सहयोग है. डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शंस इन अ डेमोक्रेसी. अब आपको यहाँ पे इलेक्शंस की इंपॉर्टेंस बतानी है. बेटा इलेक्शंस के बिना क्या होगा? डेमोक्रेसी है ही नहीं. बिकॉज नो इलेक्शन, नो डेमोक्रेसी. Through election alone, the people can get rid of their cruel, unpopular government
बच्चों फॉर एग्जाम्पल आपने एक बार कोई गलत डिसीजन ले लिया और एक पॉलिटिकल पार्टी लीडर बन गई, थ्रू वोटिंग नाउ यू हैव अगेन द अपॉर्चुनिटी उनको हटाने का। हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी होती है, तो क्रूअल गवर्नमेंट से बचना। यहाँ पे ना लाइट लाइट हो रखा है, ये पॉइंटर्स हैं, ये ये हाँ, इट इज थ्रू इलेक्शन अलोन दैट इफेक्टिव कंट्रोल कैन बी मेंटेन्ड एंड एग्जीक्यूट, अच्छे से कंट्रोल रहेगा, एग्जीक्यूट करना होगा। ऑल द सिटीजन इन अ मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट रन द एडमिनिस्ट्रेशन, इसीलिए हमें रिप्रेजेंटेटिव चाहिए देश को चलाने के लिए। तो देखिए, अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो कौन देश बनाएगा, कौन लॉज बनाएगा हमारे देश के लिए, कौन गवर्नमेंट चलाएगा, है ना भाई। इलेक्शंस बिना कौन देश को चलाएगा। एक्सप्लेन द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्या रोल प्ले करती है बच्चों? इलेक्शन कमीशन का काम होता है सबसे पहले तो पार्टीज के कंटेस्टेंट्स को इलेक्ट करना, वो तो लोगों का होता है, मतलब कैंडिडेट सिलेक्ट करना, उनको सिंबल्स प्रोवाइड करना और उनका सारा जो भी चिट्ठा है वो सब देखना। क्लास 10th में ना आपका एक चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज, इसी के आगे का चैप्टर है वो। इलेक्शन सिंबल को अलॉट करना, यानी कि एक परमानेंट सिंबल प्रोवाइड किया जाएगा बाय द पॉलिटिकल पार्ट, बाय द इलेक्शन कमीशन टू द पॉलिटिकल पार्टी। फॉर एग्जांपल बीजेपी का इट्स कमल, कांग्रेस का इट्स हाथ, आम आदमी पार्टी का झाड़ू, एटसेट्रा। प्रेपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्टोरल रोल्स का मतलब क्या होता है? ऐसी लिस्ट जिसके अंदर कैंडिडेट की पूरी पूरी डेटा होगा, जैसे कि जिसमें फादर्स नेम, एज, सेक्स ऑफ द वोटर इज क्लियरली मेंशन्ड। डेलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, whole area where elections are held is divided into so many clear cut constituencies. Yes, एरियाज होते हैं जहां पे आपको वोट देने जाना होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में बांट दिया जाता है सो दैट इलेक्शंस आर हेल्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। बेटा मैं सच बता रही हूं, मैं तो वोट देने जाती हूँ, क्या मतलब क्या मेथड है, बहुत अच्छा। आप जाओगे, आपको आपकी चेकिंग होगी, आपका फोन बंद करवा के रख देंगे, आपको अंदर जाने देंगे, आपको वहां से एक बैलेट पेपर नहीं सॉरी, आपको लिस्ट मिल जाएगी कौन से रूम में जाना है, आप रूम में जाओ। मुश्किल से 3-4 लोग होते हैं, कभी कभी ज्यादा भी होते होंगे, बट मेरे टाइम पे तो हमेशा मैं दिन में जाती हूँ तो कम होते हैं। जाओ तसल्ली से अंदर जाओ, टूंग की आवाज आएगी, दबाओ, घूम के वापस आ जाओ, बस विद इन 10 मिनट्स आप वोट कास्ट कराते हो। बहुत 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 तरीके से होता है, बहुत तरीके से। फिक्सिंग द इलेक्शन डेट्स, ये लोग इलेक्शन डेट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। स्क्रूटिनिटी, यानी कि जितने भी नॉमिनेशन पेपर्स हैं जो कैंडिडेट्स के, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, सारे पेपर्स को देखना, सारे पेपर्स को देखना कि सही है, कुछ गलती तो नहीं है। चेकिंग अनड्यू इंटरफेरेंस ऑफ द पार्टी इन पावर। इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज टू सी, जो देखो जब इलेक्शंस हो रहे हैं उस टाइम पे भी तो कोई पार्टी लीडर है, कहीं वो पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज पे हावी तो नहीं हो रही, उनके प्रोसेस में बीच में भंग तो नहीं डाल रही। हमें इलेक्शंस क्यों चाहिए ये हमने बता दिया आपको, इसका फ्लो चार्ट बनाया है यहाँ पे। व्हाट मेक्स इलेक्शन डेमोक्रेटिक, ये इसका फ्लो चार्ट बनाया है। प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया, देखिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती है, वोटर्स लिस्ट तैयार की जाती है। वोटर्स लिस्ट क्या है? लिस्ट जिसके अंदर वोटर्स के नाम होते हैं। पोलिंग की डेट्स, नॉमिनेशंस भरना, नॉमिनेशंस को चेक करना, नॉमिनेशन से अलग करना कौन कौन इलेक्ट होगा, कैंपेन्स चलाना, पोलिंग होगी इलेक्शन में। पोलिंग का मतलब क्या होता है? जहां जाके पोल कास्ट करेंगे, ईवीएम्स पे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे। Repolling if required, counting of votes and declaration of result. तो this is the whole process of elections. ये भी मैंने आपको फ्लो चार्ट में दे दिया है। ये है पॉलिटिकल कंपटीशन के। देखिए क्वेश्चन आ जाता है, इज पॉलिटिकल कंपटीशन गुड फॉर डेमोक्रेसी? यस इट इज गुड। एफिशिएंसी बढ़ाता है, लोगों के सामने चॉइस लेके आता है, लोगों की बेटरमेंट के लिए काम करता है, लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी है। इट क्रिएट सेंस ऑफ डिसयूनिटी, ये ना फैक्शनलिज्म यानी कि बंटवारा कर देता है लोगों में, जीतने के लिए कोई किसी भी हद तक चला जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज और उसके लीडर्स एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाते हैं, तो बहुत डर्टी गेम हो जाती है बच्चों ये। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स डर्टी ट्रिक्स यूज करते हैं इलेक्शंस जीतने के लिए, वोटर्स को ब्राइब करना, करप्शन, ये सब यूज किया जाता है टू विन एन इलेक्शन। ओके, so this was your third chapter, constitutional design. ठीक है बच्चा पार्टी। अब हम चलेंगे हमारे अपने अगले चैप्टर की तरफ, दैट इज चैप्टर नंबर 4, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस।
वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस में हमने बात करी हमारे देश में जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, पार्लियामेंट है, कैबिनेट्स है, वर्क कैसे करती है। फिर हमने इसके अंदर पढ़ा पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पावर्स ऑफ जुडिशरी। हमने इसके अंदर एग्जीक्यूटिव्स के बारे में भी पढ़ा, पॉलिटिकल एंड परमानेंट। So these are some of the highlights of the chapter. Now let's move to its one marker questions. One marker questions. Question number 1. Which government implemented the report of Mandal Commission report? Mandal Commission की report किस जो government है उसने report करी? Was it Congress? Was it BJP भारतीय जनता पार्टी? Was it जनता दल? Was it BSP बहुजन समाज पार्टी? कौन सी पार्टी थी? आई नो दिस चैप्टर इज डिफिकल्ट, इसका वन शॉट देख लेना अगर आपको जरूरत पड़ती है। वैसे ये पूरा सेशन इज इनफ, सब समझ में भी आ जाएगा, आई एम श्योर, सब कुछ लेके आई हूं। जनता दल इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट? प्रेसिडेंट, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हु इज नॉट अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच? एग्जीक्यूट करने वाले कौन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते? तो बच्चों प्रेसिडेंट भी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, कैबिनेट भी होते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस का इसमें कोई रोल नहीं होता है। विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट मेक्स लॉज इन आवर कंट्री? कौन सी गवर्नमेंट है जो लॉज बनाती है? बताइए कमेंट्स में। हाँ जी बताइए। देखिए बच्चों, मैं आपको ये बता दूं कि हमारे देश में एक पैरेलल यानी कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होती है, जिसमें आते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है बने हुए लॉ को इंप्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम होता है उसमें फाइनल से देना। तो अकॉर्डिंगली हु मेक्स लॉज? लेजिस्लेचर। हु कैन मेक न्यू लॉज, change existing laws or abolish existing laws and make new ones in their place? Is it parliament? Is it election commission? Is it judiciary or is it RBI? कौन कर सकता है ये? कौन कर सकता है ये? Yes, it can be done by parliament, that is Lok Sabha and Rajya Sabha. Which of the houses of parliament is more powerful than other? विच ऑफ द हाउस, ये तो मैं देखना चाहूंगी आपके आंसर में, कौन सा हाउस ज्यादा पावरफुल है। देखिए लोकसभा इज लोगों की सभा, राज्यसभा इज असेंबली ऑफ स्टेट्स। नाउ आपको क्या लगता है कौन पावरफुल होगा? एक बात याद रखना, डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पीपल एंड द सभा दैट गिव्स अपॉर्चुनिटी फॉर मोर पीपल इज लोकसभा। तो लोकसभा, although it is called the lower house and it is called the upper house, still being called the lower house, it is more powerful than the Rajya Sabha. It has more number of members, लोग हैं इसके अंदर, तो इसलिए लोकसभा। What is SEBC? SEBC क्या है? Was it category of caste considered backward by the government? Category of caste considered forward? Considered minority? Considered upper by the government? Socially and economically backward classes. It is the full form. Socially, दो होती हैं, socially and educationally, socially and economically. Backward, तो backward आ गया classes, तो इसलिए B stands for backward here. The dash of any country lays down basic rules on the powers and functions of each institutions. Amendments, Constitution, Indian Penal Code, none of the above. कौन set of rules बताता है? अभी हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया बच्चा इसके लिए। संविधान, संविधान जो है एक कंट्री का, वही सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को ले डाउन करता है। क्लियर है बच्चा? चलिए, नेम एनी 3 institutions responsible for the run of the democratic government. कौन कौन सी हैं? प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट्स, सिविल सर्वेंट्स, सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारे के सारे वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट में हेल्प करती है। वाई इज देयर अ नीड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस? अच्छा क्वेश्चन है। हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस चाहिए क्यों? वाई डू वी नीड? सबसे पहले डिसीजन लेने के लिए। बच्चों सब लोग खड़े हो जाएंगे बात करने के लिए। अगर आज मैं अपने ऑफलाइन ब्रांच में कुछ पूछती हूँ तो सब लोग पटर 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 करके बोलते हैं, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशंस होंगे
यानी कि एक मॉनिटर होगा जिसके पास अधिकार होगा सबके बिहाफ पे बोलने का, तो क्या आएगा, टू टेक डिसीजंस। इम्प्लीमेंटेशन, डिसीजंस तो ले लिए लेकिन अब उनको इंप्लीमेंट भी तो करना है, अब उनको इंप्लीमेंटेशन के लिए भी प्रॉपर अथॉरिटी है, दैट इज एग्जीक्यूटिव्स है। इसके बाद आ जाते हैं डिस्प्यूट्स। अगर अब डिस्प्यूट्स हो जाए तो उसको सॉल्व कौन करेगा, उसके लिए भी जुडिशरी है ना हमारे इंस्टीट्यूशन में, इंस्टीट्यूशन चाहिए होते हैं अगर कोई भी डिस्प्यूट्स हो जाए। टू टेक राइट डिसीजंस, इंस्टीट्यूशंस यानी कि सरकार का काम होता है सही राइट्स गेन करना, सही डिसीजंस लेना, और यही सरकार को मदद भी करती है टू टेक गुड डिसीजंस। पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटिव्स आर ऑफ टू टाइप, पॉलिटिकल एंड परमानेंट। फर्स्टली एग्जीक्यूटिव्स आर द पोजीशन इन विच रूल्स एंड लॉज आर एग्जीक्यूटेड, इंप्लीमेंटेड। सो दे आर ऑफ टू टाइप्स, पॉलिटिकल एंड परमानेंट। पॉलिटिकल कौन से होते हैं, जो पीपल इलेक्ट कर रहे हैं, लोग इलेक्ट कर रहे हैं। परमानेंट कौन से होते हैं, जो सरकार ही इलेक्ट करती है। दे आर मेकर्स ऑफ लॉ एंड पॉलिसीज, ये लॉज बनाते हैं, ये चार्ज ऑफ एग्जीक्यूशन संभालते हैं, यानी कि बनाने में हेल्प करते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन सारा इनका है, सरकार का। दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी चेंज इन द नेक्स्ट इलेक्शंस, ये अगले इलेक्शंस के साथ बदले जाएंगे, लेकिन ये परमानेंट होते हैं और ये रूलिंग पार्टी के साथ चेंज नहीं होते हैं, ये रूलिंग पार्टी के साथ चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ सिविल सर्वेंट्स वगैरह एग्जाम्पल में आ जाएंगे। नाउ कंपेयर द पावर, द टेन्योर एंड द वर्किंग ऑफ बोथ द हाउसेस। पावर, टेन्योर एंड वर्किंग, ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो सबसे पहले लोकसभा का टेन्योर क्या है, 5 इयर्स, लेकिन अगर इसमें कोई गड़बड़ चल रही है, मेजॉरिटी लोग कहते हैं 2/3 ऑफ द 2 हाउसेस, इंपीचमेंट कहते हैं इसको। इंपीचमेंट मोशन क्या होता है, जब मेजॉरिटी ऑफ 2/3 पॉपुलेशन इन द लोकसभा एंड राज्यसभा अपोज द रूलिंग गवर्नमेंट, तो सारी की सारी सरकार गिर जाती है। ये 5 साल से पहले भी किया जा सकता है, ये नहीं है 5-6 साल में ही जाके जब री इलेक्शंस होंगे तब जाके चेंज होगा, नहीं। अगर आपको लग रहा है सरकार सही नहीं चल रही है, दूसरे तीसरे साल में आपको पता चल जाता है, आप गिरा सकते हो सरकार। यहाँ पे इट इज परमानेंट हाउस, यहाँ पे 6 साल के लिए मेंबर्स एटलीस्ट रहते हैं। मेंबर्स यहाँ डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं बाय द वोटर्स, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं स्टेट्स। पावर्स क्या है, लोकसभा मनी बिल ऑरिजिनेट करता है, लोकसभा राज्यसभा नहीं करता। कभी कभी ना कंपेयर द पावर्स ही आ जाता है, या ये आ जाता है हाउ लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। यहां पे ये भी आ सकता है हाउ लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा, ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे, हाउ लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। तो क्या आ जाएगा, मनी बिल। मनी बिल कैन ओरिजिनेट ओनली इन लोकसभा, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है राज्यसभा में। चेंज इन द मनी बिल, इनके पास पावर है चेंज करने की, लेकिन राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है। राज्यसभा सिर्फ एक काम कर सकती है, वो ये है कि वो डिले कर सकती है बिल को 14 डेज के लिए, जिसके अंदर ये सजेशंस देगी लोकसभा को कि आप ऐसे कर लीजिए, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। नाउ इट्स अप टू लोकसभा, वो उनकी बात सुनेगी या नहीं सुनेगी। नहीं सुनेगी तो वही लागू हो जाएगा, सुन लेगी तो उसमें चेंज ले आएगी। तो राज्यसभा कैन जस्ट गिव सजेशन एंड डिले इट फॉर 14 डेज। सारी की सारी बागडोर लोकसभा के हाथ में है। लास्ट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सारे कंट्रोल किए जाते हैं बाय द लोकसभा। राज्यसभा के पास कोई ऐसी पावर नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल करने की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ एक्सप्लेन द मेजर पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बच्चों पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर इज द लिंक बिटवीन द कैबिनेट एंड द प्रेसिडेंट। बेसिकली प्रेसिडेंट इज द पर्सन हु इलेक्ट्स प्राइम मिनिस्टर, यू ऑल नो राइट। द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट आर कन्वेड टू द प्रेसिडेंट थ्रू द प्राइम मिनिस्टर। तो कैबिनेट्स जो है अपनी बात प्रेसिडेंट पर पहुंचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर को एज अ जरिया यूज करते हैं। इट इज ही हु कीप्स हिम इन्फॉर्म्ड ऑन ऑल मैटर्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इसीलिए सबसे पहले तो क्या हो गया, प्राइम मिनिस्टर के बारे में आपने बता दिया लिंक क्या है। दूसरा आपने बता दिया फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट, यानी कि प्राइम मिनिस्टर एक लिस्ट प्रिपेयर करता है जिसके अंदर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रखता है। बेटा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे सेपरेट क्वेश्चन है, प्लीज डोंट गेट अ डाउट इन योरसेल्फ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं मैं आपको अलग से क्वेश्चन में भी समझाऊंगी, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा डाउट भी हो रहा है तो। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की लिस्ट प्रिपेयर करते हैं एंड वो प्रेसिडेंट को भेज देते हैं कि ये मैं सोच रहा हूँ ये हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल होंगे।
ही कैन रीशफल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जब वो चाहे, तो ये इसमें चेंजेस भी लेके आ सकते हैं प्राइम मिनिस्टर. ही कैन ऑल्सो आस्क एनी मिनिस्टर टू रिजाइन इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज वर्किंग. तो अगर जिनको उन्होंने अपॉइंट किया है वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो ये इनको रिजाइन करने पे भी मजबूर कर सकते हैं. लोकसभा के लीडर हैं ऑफ कोर्स. बेटा लोकसभा के लीडर यानी कि संभालने वाले इज द प्राइम मिनिस्टर. ही मेंटेन्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट. नाउ फॉरेन अफेयर संभालते हैं. प्राइम मिनिस्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स, यानी कि ये इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज ऑफ द कंट्री को कोऑर्डिनेट करते हैं कि किस तरीके से. तभी तो यार मोदी जी आए दिन इतने इतने लोगों के साथ कंसल्ट करते हैं. बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली दे हैव द पावर टू मैनेज ऑल द फॉरेन अफेयर्स. लीडर ऑफ द पार्टी, प्राइम मिनिस्टर का एक मेन contribution है in framing policy of his party. He is the leader of course. Leader of the nation. Prime Minister is the most important leader of the nation. People always eagerly hear to his views. His views related any internal or external policy are heard more carefully. तो जो भी ये कहते हैं, जो भी ये करते हैं, वो लोग बहुत सीरियसली सुनते हैं एंड मानते हैं. बिकॉज प्राइम मिनिस्टर के पास बेटा जिसने डीमोनेटाइजेशन कर दी, रातों रात नोटबंदी कर दी, he has that power. He is more powerful than a president, right? Now, major powers and functions of parliament. पार्लियामेंट के बारे में अब हम बताएंगे पार्लियामेंट के क्या रोल्स हैं. लेजिस्लेटिव पावर्स. पार्लियामेंट लॉज बना सकती है which have been given in the union list and concurrent list. मैम what is this now? ये आप क्लास 10th में भी पढ़ोगे. यूनियन लिस्ट का मतलब होता है ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जिसके अंदर जिसमें सेंट्रल सरकार डिसीजन लेती है. और कॉन्करेंट लिस्ट में कैसे आते हैं? जिसमें स्टेट और सेंट्रल मिल के डिसीजन लेती है, लेकिन अगर दोनों में झगड़ा हो जाए तो सेंट्रल की बात ही मानी जाएगी. फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन है. अब एजुकेशन आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते ये सेंट्रल के पास जाए या फिर स्टेट के पास जाए, तो वो कहां चली जाती है? कॉन्करेंट लिस्ट में. सो अंडर सर्टेन केसेस इट कैन ऑल्सो मेक लॉज ऑन दो सब्जेक्ट्स विच हैव बीन गिवन इन द स्टेट लिस्ट. तो कभी कभी ऐसा भी होता है जो स्टेट लिस्ट के पास है यानी कि स्टेट सरकार के पास चीजें हैं उस पर भी ये लॉज बना सकती है. कंट्रोल ओवर फाइनेंस. एनुअल बजट जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो पास किया जाता है बाय द पार्लियामेंट. बिना पार्लियामेंट की अप्रूवल के कोई भी इंपोज नहीं कर सकता है टैक्स या कोई भी एक्सपेंडिचर, कोई भी खर्चा. एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल करना. पार्लियामेंट इंफॉर्मेशन पूछता है, रेजोल्यूशन पास करता है, क्वेश्चनिंग सेशन होता है कि कैसे ये लॉ इंप्लीमेंट किया जा रहा है, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड ऑल दिस, विद हेडिंग्स है सब कुछ. अमेंडमेंट्स, ऑफ कोर्स कोई भी संविधान में अमेंडमेंट लेके आना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के नहीं हो सकता है. फंक्शंस रिलेटेड टू इलेक्शंस. पार्लियामेंट इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द डिप्यूटी ऑफ द स्पीकर्स, मेंबर ऑफ राज्यसभा जो है ये सब भी, और चेयरमैन भी. सब कुछ पार्लियामेंट में ही डिसाइड होता है. अब आ गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो मैं कब से आपसे कह रही थी. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं? एक बहुत बड़ी बॉडी है जिसके अंदर 3 लेवल्स होते हैं, 3 रैंक्स होती है. सबसे पहला होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स. ये इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है जो प्राइम मिनिस्टर के सबसे पास रहते हैं, क्लोज्ड वंस. दीज आर द टॉप लेवल लीडर्स रूलिंग पार्टी के, जो भी पार्टी इंचार्ज है. दे यूजुअली मीट टू टेक डिसीजंस इन द नेम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो मेनली हर मीटिंग में ये तो होंगे ही होंगे, कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो. मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज, ये इसके बाद आउटर रिंग उससे हो गई. दे आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्रीज. इनको जब इन्विटेशन मिलेगा, जब इनको इनवाइट किया जाएगा तभी ये मीटिंग्स में आएंगे. मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, दे आर अटैच्ड टू एंड आर रिक्वायर्ड टू असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर्स. ये ऊपर वाले लोगों को असिस्ट करते. ये सबसे लोअर लेवल हो गया. टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल. ठीक है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल. अब आपको बताने हैं फंक्शंस ऑफ अ प्रेसिडेंट. अभी प्राइम मिनिस्टर हो गया है ना भाई, अब आपको बताने हैं फंक्शंस ऑफ अ प्रेसिडेंट. सो ऑल द गवर्नमेंटल एक्टिविटीज टेक्स प्लेस. यस, सारी गवर्नमेंटल एक्टिविटीज किसके नाम पे होती हैं? द्रौपदी मुर्मू के नाम से होती हैं, दैट इज प्रेसिडेंट. All laws and major policy decisions of the government are issued in his name. उनके नाम से किया जाता है issue. All major appointments are made in the name of the president. These include the appointment of Chief Justice of India, the judges of Supreme and High Court, the government of the states, the election commissioners, ambassadors. सब कुछ president appoint करते हैं. सब कुछ major जो
मेजर रिप्रेजेंटेटिव्स ये अपॉइंट करते हैं। ऑल इंटरनेशनल ट्रेटीज का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट्स, अग्रीमेंट्स, सब प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं। यानी कि प्राइम मिनिस्टर लिंक करता है, लेकिन जो साइन होगा कॉन्ट्रैक्ट वो प्रेसिडेंट के नाम से होगा। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया, बट द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दीज पावर्स ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इन सभी में सहयोग करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट किए हैं। तो ये इनमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं बच्चों। ठीक है जी। जुडिशरी क्या होती है? इंडियन जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट आते हैं पूरे नेशन के, हाई कोर्ट आते हैं स्टेट्स के, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं लोकल लेवल के। इंडिया हैज एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इट मींस द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। इनके जो डिसीजंस होंगे वो बाकी सारे कोर्ट्स पे भी लागू किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपके घर में चोरी हुई, आप गए डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट पे, आपको इंसाफ नहीं मिला, आप कहां जाओगे? हाई कोर्ट पे। डायरेक्टली आप हाई कोर्ट पे नहीं जा सकते ना चोरी पे। 1 करोड़ की चोरी होगी, आप पहुंच गए भैया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाने, वो तुम्हारे लिए बैठे हैं। फिर आप हाई कोर्ट जाओगे, आपको लग रहा है नहीं भाई अभी भी मुझे मजा नहीं आया, मेरे को मैं और लड़ूंगा, फिर आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट के पास। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं भाई जो पहला डिसीजन था वो सही है। अब आप कहां जाओगे? चुल्लू भर पानी में डूबने, क्योंकि भैया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, अब आप बाढ़ में जा सकते हो। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो आपको मानना ही मानना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द हाई कोर्ट्स कैन डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन। इस पे एक्शन ले सकते हैं, इस पे चेंज लेके आ सकते हैं जुडिशरी। एक टर्म एक्सप्लेन करना चाहूंगी यहाँ पे आपको मैं इस चैप्टर से, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखिए बच्चों, जब हमें किसी चीज से प्रॉब्लम होती है और हम कंप्लेंट करते हैं, वो हमारी पर्सनल कंप्लेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के आगे कोई रोज गाड़ी लगा के चला जाता है, तो आप यू आर फेसिंग प्रॉब्लम, राइट? यू आर फेसिंग प्रॉब्लम, तो आपने कंप्लेंट कर दी। बट फॉर एग्जाम्पल, ऐसी चीज हो रही है कि आपकी पूरी गली वालों को दिक्कत हो रही है, पूरी गली वालों को, पूरी डिस्ट्रिक्ट वालों को खड्डे हो रखे हैं, कूड़े की बदबू आ रही है, सीवर सिस्टम खराब है। ये होती है PIL। The courts can give judgments and directive to protect public interest. Anyone can approach the court in the public interest is heard by the actions of government. PIL is the public interest litigation. ऐसी कंप्लेंट जो पूरी कम्युनिटी की तरफ से आई है उसके ऊपर देखा जाएगा कोर्ट्स में, तो PIL होती है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? चलिए जी, अब हम चलते हैं हमारे आखिरी चैप्टर की तरफ, डेमोक्रेटिक राइट्स, चैप्टर नंबर 5। सॉरी, चैप्टर नंबर 5 बड़ा ही इजी प्यारा सा चैप्टर है, स्कोरिंग सा चैप्टर है, डेमोक्रेटिक राइट्स। डेमोक्रेटिक राइट्स का मतलब क्या होता है? संविधान में, डेमोक्रेसी में जो हमें राइट्स प्रोवाइड किए गए। तो यहाँ पे हमने सबसे ज्यादा पढ़ा फंडामेंटल राइट्स के बारे में, एंड व्हाई राइट्स आर रिक्वायर्ड इन अ नेशन। तो यही छोटी छोटी चीजों को कवर करेंगे बच्चों। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स है हमारा सबसे पहला राइट टू इक्वालिटी। प्लीज इसको आप खुद भी बना के लिख सकते हो, कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सब मेमोराइज करना है। राइट टू इक्वालिटी का मतलब होता है लॉज के सामने, सरकार के सामने, संविधान के सामने हर एक इंसान बराबर है, चाहे वो कोई भी कास्ट, रिलीजन, जेंडर, कलर का क्यों ना हो। राइट टू फ्रीडम। अब फ्रीडम में और बहुत सारे, फ्रीडम का मतलब होता है फ्रीडम, लिबर्टी। फ्रीडम में बहुत सारे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, फ्रीडम टू एक्सप्रेस करने का अधिकार, फ्रीडम टू रिसाइड एनी पार्ट ऑफ द कंट्री में रहने का अधिकार, बहुत सारे और राइट्स हैं, हम पढ़ेंगे। अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई भी अगर आपको एक्सप्लॉयट कर रहा है तो उसके अगेंस्ट भी आपके पास राइट है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन अपनाने का राइट है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आपके पास एजुकेशन पाने का राइट है। रेमेडीज, ये बाकी सारे राइट्स को अगर कोई भी वायलेट करता हुआ नजर आया तो उसके प्रति अमेंडमेंट या उसके प्रति कंपनसेशन लेने का राइट है। आओ सबसे पहले, हु प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस? कोर्ट्स, आर्टिस्ट, पुलिस, साइंस स्टार्स। कौन करता है भैया प्रोटेक्ट? बेटा जी, कोर्ट्स के पास पावर है टू प्रोटेक्ट। राइट टू वोट इज which type of right? Is it political, social, religious, economic? राइट टू वोट मतलब वोट कास्ट करना, और वोट कास्ट करना किस में आएगा बच्चों? पॉलिटिकल राइट में। When is the Human Rights Day celebrated? Human Rights Day कब सेलिब्रेट किया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? कमेंट्स में आंसर दीजिए इसका, आप जरा मैं चेक करूंगी फिर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। People were kept here on the basis of suspicion. Family members are not allowed to meet prisoner. Innocent people were not released. क्या था भैया ये? कौन सी कहानी थी? यहाँ पे हमने कहानी पढ़ी थी, गौतनामो बेग की पढ़ी थी, कोसोवो की पढ़ी थी। तो किसकी थी? सऊदी अरेबिया की पढ़ी थी। किसकी थी ये कि प्रिजनर से मीट नहीं करने दिया जाता था? सबसे पहली गौतनामो बेग की।
याद है एक बच्चा लेटर लिखता है 9 साल का, Bolshevik had was the elections after which his government treated harshly towards which of the following. Bolshevik कौन थे और उन्होंने किसके प्रति इलेक्शंस में हार्श ट्रीट किया? कौन थे वो? सर्ब्स थे या अल्बानियंस थे? एक पर्टिकुलर जगह जहां पे सर्ब्स वर इन माइनॉरिटी, सर्ब्स से अल्बानियंस थे। चलो कमेंट से बताओ। मैंने तुम्हें 2 क्वेश्चन कमेंट से बताने के लिए बोले हैं, 1 और 2। अभी तक मैंने 1 भी नहीं दिया था। अब ये 2 क्वेश्चन तुम मुझे आंसर में दोगे, फिर मैं बताऊंगी कौन सा सही है। हाँ चलिए 4 फीचर्स बताइए राइट टू इक्वालिटी के। आइए भाई, इस लॉ के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इन इंडिया इक्वालिटी बिफोर द लॉ। संविधान की नजरों में, सरकार की नजरों में कोई भी डिनाई नहीं करेगा इक्वालिटी। गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। रिलीजन, कास्ट के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। हर एक सिटीजन के पास इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी कास्ट का है तो उसको पढ़ने नहीं दिया जाएगा या उसको हेल्थ सर्विस नहीं लेने दी जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन सोशल लाइफ में भी लागू करता है। सोसाइटी में भी सबके पास अधिकार होगा हर एक जगह हर एक चीज इस्तेमाल करने का। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हार्ट एंड सोल ऑफ ऑल द राइट्स कहा। क्यों? इट इज थ्रू दिस राइट दैट ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर सेफगार्डेड। यस, ये एक ऐसा राइट है जो बाकी सारे राइट्स को बचा के रखता है और सेफ रखता है। कैसे? इस राइट के अकॉर्डिंग एक सिटीजन के पास सुप्रीम कोर्ट या कोई भी और कोर्ट में जाने का अधिकार है अगर उसका अबव मेंशन कोई भी फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को अगर राइट टू फ्रीडम है, मुझे कहीं जाके रहना है लेकिन किसी ने रहने नहीं दिया, तो वहां पे मेरा फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहा है, तो मैं जाके कोर्ट पे जाके अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकती हूँ। राइट टू फ्रीडम क्लस्टर ऑफ बहुत सारे राइट्स है। क्या 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 बता दो भाई। फ्रीडम टू लिव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कहीं भी जाके रह सकते हो। सिर्फ कुछ नेशंस हैं बच्चों जो रिस्ट्रिक्टेड है, जो स्पेशल स्टेटस मिले हुए हैं, वहां आप जाके नहीं कर सकते। अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, ये स्पेशल स्टेटस वाले हैं। यहाँ आप जाके प्रॉपर्टी नहीं ले सकते बिकॉज ऑलरेडी वहां के जो लोग हैं वो ये अलाउ नहीं करते और बहुत लेस इन नंबर है वहां पे। कोई भी रिलीजन अपना सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन आप कर सकते हो, कहीं भी जाके कहीं भी घूमने जा सकते हो। बस किसी को भैया ये नहीं है तुम्हारे घर में मैं घुस रहा हूं, मेरे पर राइट टू फ्रीडम है, राइट टू मूव है, नहीं। असेंबल पीसफुली, ग्रुप बना सकते हो, आजादी है, बस कोई परेशान नहीं होना चाहिए उससे। बोलने और एक्सप्रेस करने का अधिकार है, बस गंदा मत बोलो, गंदा एक्सप्रेस मत करो, गंदे गंदे इशारे मत करो। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ करता है कि आप कम्युनिटी बना सकते हो, आप एसोसिएशन बना सकते हो, अनटिल और अनलेस कोई भी उससे हार्म या उससे अफेक्ट नहीं हो रहा है। तो Why do we need rights in a democracy? हमें राइट्स की जरूरत क्यों है भाई? हमें राइट्स की जरूरत क्यों है? ये क्यों जरूरी है बच्चों? टू प्रिजर्व ह्यूमन डिग्निटी। राइट्स होंगे तो हमारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट होगी। These provide civil liberties, सबके पास अधिकार होगा, फ्रीडम होगी कुछ भी करने की। सिग्निफिकेंट चेक ऑन द आर्बिटरी यूज ऑफ द पावर बाय द गवर्नमेंट, कैसे सरकार चल रही है उसके ऊपर भी तो बोलने का हमारा अधिकार होगा, क्योंकि सिर्फ रूल्स लोगों के लिए नहीं बल्कि हर एक के लिए है। राइट्स प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज, यस, जो माइनॉरिटीज है उनको प्रोटेक्ट करते हैं मेजॉरिटीज से ये। An independent commission called National Human Rights Commission has been set up by the law on 12th October 1993. It helps the victims secure the human rights, especially fundamental rights. तो ये लोगों को अलाउ करती है फंडामेंटल राइट्स प्रिजर्व करने की। कई बार बच्चों ये राइट्स जो है वो एक्सपैंड करने की भी आवश्यकता है। वो क्या क्या है? जैसे कि राइट टू प्रिवेसी, लोगों के पास प्राइवेट स्पेस होनी चाहिए। राइट टू अ हेल्दी इन्वायरमेंट, साफ इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन भरा पड़ा है हमारी दिल्ली में, रहने का अधिकार, काम करने का अधिकार, खाने पीने का अधिकार और अच्छी हेल्थ का अधिकार। तो ये कुछ और भी राइट्स हैं जो डेमोक्रेसी में एड ऑन होने चाहिए। ठीक है जी, सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। आई थिंक पूरा का पूरा हमने
कवर कर लिया है, 5 के 5 चैप्टर्स, सब कुछ हमने कर लिया है बच्चों। 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में अभी दिए हैं, आपको कमेंट्स में बताने हैं। और एक और बात आपको देखो यार, मैंने यहाँ पे खड़े हुए में ना बैक में इशू रहता है, मैं हील में पढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरी हाइट छोटी हो जाती है। तो भैया यार इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैंने पीपीटी इतने मजे से बनाई है, सारे पेपर्स खोले, देखा, पुराने साल के पेपर्स देखे और बनाई है। तो यार इसके बदले लाइक बनता है सेशन को, सब्सक्राइब बनता है चैनल को, कमेंट्स बनते हैं प्यारे प्यारे। अगर आपको लगा है, कुछ समझ में आया है, कुछ हेल्प मिली है आपको इस सेशन से, तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा बच्चों। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन की एक एक लाइन मैंने पढ़ के बताई है ताकि आपको ये बहुत वैल्यूएबल और हेल्पफुल रहे। तो ये आपको अच्छे से करने हैं, नोट करने हैं। पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आपको अब नेक्स्ट सेशन कौन सा पहले चाहिए, आएंगे सारे, इको आएगी, ज्योग्राफी आएगी, हिस्ट्री आएगी, आपको सबसे पहले कौन सा सेशन चाहिए वो कमेंट्स में बता देना। हर जगह जुड़ जाओ, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह कुछ ना कुछ रोज के रोज मिल रहा है, कंटेंट मिल रहा है, टारगेट्स मिल रहे हैं, तो हर जगह जुड़ जाओ। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर इसी टाइप का आपके एग्जाम्स के लिए। तो बस अब एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप मेमोराइजिंग, बाय बाय।